सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहले बैत स्कूल में हिंदी का अध्यापक हूँ। आज हम 10वीं कक्षा का बड़े भाई साहब पाठ के बारे में पढ़ेंगे और इसके लेखक प्रेमचंद हैं। यह कहानी देखिए। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। अब क्या है, भाई से मेरा टकराव हुआ जो शायद बाज़ार से लौट रहे थे। शायद मेरे भाई साहब बाज़ार जाके आ रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाज़ारी लैंड्री के साथ धोले के कनकाओं के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। उन्होंने हाथ पकड़ लिया और पकड़ लेके गुस्से से, उग्र भाव से, गुस्से से बोले, ये एक पतंग के लिए, सब बच्चों के साथ भागने के लिए आपको शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो? अब तुम्हारा ये भी लिहाज नहीं है क्या? अब तुम तो छोटी क्लास में नहीं है, बड़ी क्लास में चले गए, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। छोटे नहीं है, अब 8वीं क्लास में आ गए और मुझसे केवल 1 दर्जे नीचे हैं। अब सिर्फ मेरे से 1 ही क्लास नीचे है। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। आदमी को क्या है, अपना पोजीशन क्या है उसका ख्याल तो रखना चाहिए। छोटे बच्चों से नहीं खेलना है, आप घर को चले जाओ। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। ये पुराने ज़माने में 8वीं क्लास पास होके उन्होंने तहसीलदार की नौकरी पे चले जाते थे। मैं कितने ही मिडिल चीज़ों को जानता हूँ, मैं कितने ही ऐसे चीज़ों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरडेंट है। ऐसे 7वीं 8वीं क्लास में पास होके अव्वल दर्जे में आके मजिस्ट्रेट और सुपरडेंट बनते हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। कितने के लोग 8वीं जमात पास होने के बाद लीडर बने हुए हैं, न्यूज़पेपरों में एडिटिंग कर लेते हुए, न्यूज़पेपर के प्रिंटिंग रख लेते हुए हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। यानी कितने के बड़े बड़े लोग इन लोगों के हाथ के नीचे काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आके बाज़ारी लड़कों के साथ कानकावी के लिए दौड़ रहे हो। आज आप 8वीं दर्जे में आके वही बाज़ारी लड़कों के साथ ये पतंग लूटने के लिए भाग जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी के पर मेरे को बहुत दुख हो रहा है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं। तुम बेकार है, इसमें तो शक नहीं है। लेकिन वह जोहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? वो जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई आपको क्या है, अपने आत्मगौरव का हत्या कर डाल रहे हैं। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज 1 दर्जे नीचे हूँ। आप तो दिल में सोच ले रहे होंगे मैं बड़े भाई से 1 क्लास ही नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। अब आप सोच ले रहे होंगे मैं तो भाई से 1 ही क्लास कम हूँ, अब भाई साहब मुझे डांटेंगे नहीं, करेंगे नहीं, उतनी हिम्मत उनको नहीं रहेंगी और उतना हक नहीं रहेंगे बोल के। ये सोचना तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम्हें मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षाएं का यही हाल हो तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। क्या है, और अगले साल तुम 9वीं कक्षा में आ जाएंगे और मेरे से आगे भी जाएंगे। लेकिन ये एक नज़र में रख लीजिए कि मैं 5 साल का बड़ा हूँ, आपसे किसी भी हाल में मैं आपको डांट सकता हूँ। लेकिन मुझसे और तुमसे जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। यहाँ पे क्लासेस आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप में और मेरे में यानी प्रेमचंद में और बड़े भाई में जो 5 साल का अंतर है वो तो कोई नहीं मिटा सकते। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबर नहीं कर सकते। जो मैं आपसे 5 साल का बड़ा हूँ और ज़िंदगी का तजुर्बा भी मेरे को तुम्हारे से ज़्यादा है, उसकी तो बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA और DPhil और D.Litt ही क्यों ना हो जाए, आप मेरे से आगे बढ़ बढ़ के
आप डिग्री भी कर लो, एमए भी कर लो, डी फिल भी कर लो, डी लिटरेसी भी कर लो, जो भी कर लो, लेकिन उम्र में से तो मेरे से कम है। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। जो अक्ल है वो पढ़ने से ही बोल के नहीं, दुनिया देखने से भी आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा के हम समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। चाहे अब एक एग्ज़ाम्पल ले लिए तो अम्मा यानी मेरी माँ भी पढ़ी लिखी भी नहीं है और मेरे दादाजी भी एक 5वीं क्लास तक पढ़े होंगे, लेकिन उन लोग अपने को डांटते हुए, पढ़ाते हुए, पढ़ाने के लिए भेजते हुए जो उन लोगों का दर्जा रखे हुए हैं, वो दर्जा अपन अभी भी नहीं गिरा सकते। दादा और माँ अपने को समझाने का अधिकार उन लोगों को हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। केवल हम लोगों को पैदा करे बोल के हमारे जन्मदाता है बोल के नहीं होता, लेकिन उन लोगों को अपने से भी ज़्यादा तजुर्बा है, इसलिए हम लोगों के ऊपर उनको अधिकार रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। अमेरिका में कितने राज्य व्यवस्था है, कौन सी राज्य व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री है यानी तो प्रेसिडेंटी रूल्स है, क्या है, उन लोगों को नहीं मालूम है। 8वीं हेनरी कितने शादियां कर लिए वो भी उन लोगों को नहीं मालूम होगा। और आसमान में कितने तारे हैं और आसमान में क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे चीज़ें कितनी की हज़ारों चीज़ें उन लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन उनको अपने से ज़्यादा ज्ञान हो सकता। अपन पढ़ के हासिल कर रहे हैं, उन्हें बिना पढ़े हासिल कर सकते। दया ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। खुदा ना करे आज अगर से मैं यहाँ बीमार पड़ूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, आप हाथ पांव फूल जाएंगे यानी परेशान हो जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। दादाजी को इत्तला देंगे, आप मैसेज देंगे यानी तो टेलीग्राम करेंगे कि भैया को बुखार आ गया, अब क्या करना है बोल के, लेकिन उसके अलावा तुम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, ना घबराए, ना बदहवास हो। अगर से दादाजी तुम्हारी जगह दादाजी रहे तो उन्होंने किसी को भी तार नहीं देते, कोई घबराते भी नहीं और उन्होंने अपनी खुदी से हिम्मत करके यहाँ पे इलाज करते थे। पहले खुद मर्ज़ पहचान कर इलाज करेंगे, पहले उन्होंने खुद कौन सी बीमारी है बोल के जान के इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, अगर से उससे फ़ायदा नहीं हुआ तो किसी ना किसी एक डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, चलो बीमारी तक क्यों जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा महीने भर कैसे चले, चलो उतनी बीमारी तक क्यों जा रहे हैं। हमारे को और तुम्हारे को इतना नहीं मालूम है कि एक महीने में कितना खर्चा होता, इसे किस तरीके से खर्चा करना है, कैसा देखभाल करना है। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। जो दादाजी अपने को पैसे भेजते हैं वो पैसे अपन क्या कर रहे हैं, 20-22 तारीख तक खर्चा कर दे रहे हैं, उसके बाद अपने हाथ में पैसे नहीं तो ऐसा अपन दूसरों के पर डिपेंड हो जाएंगे। नाश्ता बंद हो जाता है, अब पैसे नहीं रहने की वजह से अपने कहने नाश्ता भी बंद हो जा रहा। धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, धोबी के साथ कपड़े भी नहीं धुला रहे हैं अपन, और हजामत के लिए नाई के पास भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हो उसके आधे में दादा ने अपने उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है। क्या है, जितना पैसा आज हम खर्चा कर रहे हैं उसमें का आधा पैसा ही उन्होंने खर्च करके, उनकी ज़िंदगी में खर्च करके
उन्होंने अपना नाम कमाए और अपनी ज़िंदगी को निभाते हुए आए और कुटुंब का पालन किया, और जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे और उन्होंने ज़िंदगी चलाए। हम सब लेके तो हमारे पूरी फैमिली मेंबर्स 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखिए, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं। अपने हेडमास्टर को भी देखिए, उन्हें भी एमए किए हुए हैं, उन्हें यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के हैं। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उसकी बूढ़ी माँ। इन्हें तो 1000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन उसके घर का सारा इंतज़ाम कौन कर रहे हैं? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। अब सोच लीजिए, उन्हें 1000 रुपये कमा रहे हैं, एमए किए हुए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ घर का खर्चा चला रही। तो इसका मतलब क्या हो गया? हेडमास्टर की डिग्री बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता था। पहले क्या है, पूरा घर का इंतज़ाम पूरा इन्होंने करते थे और ख़र्चा पूरा करना पड़ता था। देखिए, हेडमास्टर को कर्जदार भी रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। जैसा हेडमास्टर की बूढ़ी माँ घर में आ गई और तनख्वाह उन्होंने हाथ में ले लेके ज़िंदगी चला रही, तो आज उनके घर में लक्ष्मी आ गई। पहले हेडमास्टर के घर में कर्जदार आते थे, आज उनके घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, अब स्वतंत्र हो। अब सुन लीजिए, ये गुरूर दिल से निकाल दीजिए। तुम मेरे करीब आ रही, मेरे साथ कक्षा में आ रही, ये सोचना बंद कर दीजिए अब मैं आज़ाद हूँ बोल के। मेरे देखते तुम बेरहा ना चलाने पाओगे, मैं रहते हुए तुम मेरे से ज़्यादा बेरहा ना चलाना पड़ेगा। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। अगर से मेरी बात नहीं माने तो मैं आपको मार के भी समझा सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातों जहर लग रही है, मैं जानता हूँ मेरी बात तुम्हारे जहर कैसे लग रही होंगी, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती। जो कड़वी बात रहती वो ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकती। पहली वो बात अपने को कड़वी लगती, लेकिन वो कड़वी ही अपने को आगे आगे ज़िंदगी में मिठास में लेके जा सकती। जैसे कि पढ़ाई है, पढ़ाई की जड़ तो अपने को कड़वी लगती, लेकिन आगे अपने जाने के बाद फ्यूचर बनाने वाली अपने को पढ़ाई है। पहले अपन पढ़ाई से डरते रहते, पढ़ने के लिए पीछे हटते रहते। अगर से अपन पढ़ के आगे निकल गए तो अपने को बैठ के आराम से अपन ज़िंदगी चला सकते हैं। अपने हाथ में पढ़ाई रहे तो अपन आगे जा सकते हैं। इसलिए इनकी नसीहत अच्छी लगी, अच्छा है, लेकिन अब तो आपको मेरी जितनी भी नसीहत है वो एक जहर जैसी लग रही बोल के बड़े भाई अपने प्रेमचंद को छोटे भाई को समझा रहे थे। अब मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। अब ये जो नई तरकीब उन्होंने इस्तेमाल करें उससे मैं थोड़ा घबरा गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। आज मुझे सचमुच ये जो मेरी सोच थी उसे हटाने लगा और मुझे एक अनुभव हुआ कि भाई साहब के बातें सही है, और इसलिए मेरे को भाई साहब के ऊपर श्रद्धा बढ़ते गई। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। और मैं आँखों से, दुखी हुई आँखों से कहने लगा, हरगिज़ नहीं है, आप बिल्कुल डांट सकते, आप जो फरमा रहे हैं वो सच है, आप जो कुछ बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है, आपको ये सब कहने का अधिकार है, मारने का अधिकार है, सब कुछ अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकावें उड़ाने को मना नहीं करता। भाई साहब मुझे गले से लगा लिए और मेरे से बोलने लगे कि ये पतंग उड़ाने के लिए मैं मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या, खुद बेराह चलूं, मेरा दिल भी ललचा रहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। अगर से मैं भी तुम्हारे बराबर खेलने लगूंगा तो तुम भी सोचेंगे कि
भैया भी खेल रहे हैं, मैं भी खेल रहा हूँ बोल के, लेकिन जब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, तुम्हारे देखभाल कौन करेगा, ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है, ये जिम्मेदारी भी, तुम्हारे को देखभाल करने की जिम्मेदारी भी मेरे पर ही है ना। अगर से मैं भी खेलते रहूँगा, तुम भी खेलते रहूँगा, तुम भी फेल होंगे, मैं भी फेल होऊंगा, तो दादाजी क्या समझेंगे। संयोग से उसी वक्त ही एक कटा हुआ कनकावा हमारे ऊपर से गुजरा। उसी समय एक पतंग कट के हमारे सामने से जा रही थी, उसकी डोर लटक रही थी, उसकी जो तागा है वो लटक रहा था। लड़कों का एक गोला पीछे पीछे दौड़ चला आता था, लड़कों का झुंड, पूरा एक ग्रुप भागते हुए आ रहा था। भाई साहब लंबे ही हैं, मेरे भाई बहुत लंबे थे, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब उछले और वो डोर पकड़ लिए, और वो डोर पकड़ लेके उसको लेके हॉस्टल की तरफ भाग रहे थे। उनके पीछे पीछे मैं भाग रहा था। ये यहाँ पे पाठ है। यहाँ पे सिर्फ बड़े भाई छोटे भाई को नसीहत कर रहे हैं कि ज़िंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर से आपके ऊपर मैं कर्तव्य नहीं निभा सका तो आप भी बिगड़ जाएंगे, इसलिए मेरी जिम्मेदारी यह है कि आपको भी संभालना है। यह आज का पाठ था, यहाँ पे समाप्त।